हेलो एवरीवन, आई होप आवाज आ रही है सबको एंड विजिबल भी हूँ मैं। हेलो हेलो। यस सर। ओके, आई होप सबको आवाज आ रही है। यस सर। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ब्रांच अकाउंटिंग का हम बता देते हैं कि क्या हो गया और क्या बाकी है ब्रांच अकाउंटिंग में। लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ है तो मैं बताता हूँ। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। इस स्टॉक एंड डेटर्स मेथड तक हो गया है। होलसेल और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बचा हुआ है। ये हम लोग लास्ट में करेंगे जब हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन करेंगे। उस समय ये दो करेंगे, बहुत ज्यादा अलग नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोगों के बुक में एसबीपीडी में हम देख रहे हैं फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग भी दिया हुआ है, बट तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो वो करने की एकदम भी जरूरत नहीं है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग का हो गया। आज हम लोग शुरू करेंगे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और थोड़ा बहुत इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन और वैल्यूएशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटर डिपार्टमेंट से। जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो ब्रांच अकाउंटिंग में के चैप्टर में वी हैड लर्नड अ बिट अबाउट डिपार्टमेंट। वहां पे हम लोग थोड़ा सा समझे थे कि डिपार्टमेंट और ब्रांच कैसे कैसे अलग है, ठीक है। डिपार्टमेंट सिंपली मीन्स कि एक जो कंपनी है उसके अंदर अगर हम लोग अलग अलग एक्शन को डिवाइड करते हैं या अलग अलग प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो दैट बिकम्स अ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल फिनेंस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से हो जाता है डिपार्टमेंट का डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक तरीका हुआ डिपार्टमेंट को डिवाइड करने का। देयर कैन बी अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग अ डिपार्टमेंट। इट कैन बी अकॉर्डिंग टू अ प्रोडक्ट। सो हम मेरा कंपनी मान लीजिए आईटीसी है, तो आईटीसी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। वो चिप्स बनाती है, वो सोप्स बनाती है, वो खाने के और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं डिपार्टमेंट को कि एक जो डिपार्टमेंट है वो हो जाएगा चिप्स का डिपार्टमेंट, एक हो जाएगा ये टॉयलेट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं सोप वगैरह शैम्पू वगैरह, उनका एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। एक तीसरा डिपार्टमेंट हो जाएगा किसी और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है डिपार्टमेंट्स को। तो बहुत सारे तरीके हैं डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करने का, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक ही कंपनी का अलग अलग एक्टिविटीज को अगर हम डिवाइड करते हैं देन दैट इज व्हाट अ डिपार्टमेंट मीन्स। These departments are, again, why do we make these departments? So that we can better control and we can better understand कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है मुझे एक प्रोडक्ट से या एक डिपार्टमेंट से। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में मैंने पैसे डाले 10 लाख रुपए, उससे मुनाफा हुआ मुझे 2 लाख रुपए। तो ये मुझे बताएगा कि अच्छा मैंने जो 6 लाख डाले थे उससे मुझे फायदा सिर्फ 2 लाख ही हुआ, मतलब मुझे उस डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा या उस डिपार्टमेंट में कम पैसे मुझे भेजने चाहिए। तो इस तरीके से वही जो ब्रांच अकाउंटिंग में जो कारण था वही कारण इसमें भी है। बहुत सिमिलैरिटीज भी आप लोगों को मिलेगा आगे। तो हम लोग बनाते हैं जिससे कि हम उस पर कंट्रोल ज्यादा अच्छे तरीके से रखें और ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सके कि वो जो डिपार्टमेंट है वो फायदेमंद है, फायदेमंद नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट। सबसे पहला इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। सेकंड, ग्रोथ पोटेंशियल कि कितना ग्रो हुआ है। पहले सेल्स डिपार्टमेंट 2 लाख रुपए के सामान बेचता था 2 साल पहले, उसके बाद वाले साल में 3 लाख हुआ, फिर आज के डेट में 5 लाख हुआ। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं डिपार्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ तभी मुझे पता चलेगा। So this is basically the understanding. Now moving on to the next few advantages. कैपिटल जो हम पैसा डाल रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने 10 लाख रुपए डाला, उससे उस डिपार्टमेंट से मुझे सिर्फ 2 लाख का फायदा हुआ, तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, इस डिपार्टमेंट में 2 लाख डालना मुझे फायदेमंद नहीं हुआ। एफिशिएंसी मतलब कि भाई इसी में जो कन्वर्जन हुआ, 10 लाख के बदले 2 लाख मिला,
तो ये मेरा एफिशिएंट नहीं है, मेरे फायदेमंद नहीं है। उसी जगह मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 लाख डालता हूँ और उस डिपार्टमेंट से मुझे 10 लाख फायदा मिलता है, तो वो एफिशिएंट है। ठीक है, तो वो हम लोग समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी कितना है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। और लास्ट में प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। तो हम सारे पूरा कंपनी को चलाने के लिए मेरे सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना पड़ता है। तो अगर हम उन डिपार्टमेंट्स का अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो हम उनको एक साथ काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज सारा एक साथ जम्बल्ड हो जाएगा। तो अलग अलग बनाते हैं जिससे कि वो एक साथ काम कर सके और उसका प्लानिंग एंड कंट्रोल हम पूरे कंपनी का आसानी से कर सके। ठीक है, तो दीज आर अ फ्यू बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। राइट नाउ डू नॉट टेक नोट्स, मैं ये वीडियो जब आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा उस समय आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। अभी जस्ट सुन के समझने की कोशिश करिए। ओके, मूविंग ऑन टू मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। दो तरीके से हम लोग मोस्टली डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं। पहला तरीका, जब हम एक ही बुक में सारा डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये ब्रांच का इनिशियल कॉन्सेप्ट था, जहां पे ब्रांच अकाउंटिंग में सब कुछ हम लोग डाल के वहीं पे प्रॉफिट निकाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि सारी चीजें एक ही बुक में डाल के हम लोग सारा ग्रॉस प्रॉफिट वहीं से निकाल देंगे। ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस कारण से हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं जहां पे कि सेपरेट बुक्स हम लोग रखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स रखते हैं। तो वो मेथड ज्यादा इजी है समझने के लिए, समझाने के लिए। तो दीज आर द टू मेथड्स। एंड नाउ लेट्स गो क्विकली टू द नेक्स्ट सेक्शन, विच इज कि हम लोग एक्सपेंडिचर के साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रांच में क्या देखा था, ब्रांच में हम लोगों ने देखा था कि एक्सपेंसेस को हम बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ उसमें डील नहीं किया था। वहां पे हम लोगों ने एक्सपेंसेस को या तो पीएनएल में डाला था या तो शुरुआत के सम्स में वो ब्रांच अकाउंटिंग में ही डाल दिया था। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा अलग से देखेंगे और यहाँ पे वो एक्सपेंसेस किस तरीके के एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से हम उसको एलोकेट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी तक आई होप बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, तो समझ में आया होगा। थोड़ा मैं स्पीड में ही जा रहा हूँ क्योंकि शुरुआत का है, तो उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोग को जरूरत नहीं है। बाद में जब क्वेश्चंस में आएंगे तो मैं धीरे धीरे चलूंगा। ओके, तो यहाँ पे जब एलोकेट करते हैं, मतलब कि हम जब एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लोग एक्सपेंसेस को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, ये एक कॉमन एक्सपेंस है या ये एक एक्सपेंस ऐसा है जो कि पर्टिकुलर एक चीज के लिए है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम दो तरीके से देखते हैं, इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस कि एग्जैक्टली किस चीज पे है वो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं, या दूसरा कॉमन एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कॉमनली ओवरऑल बिजनेस के ऊपर लगा है, वो हो गया कॉमन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल ये आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ लीजिए एक रूम में आप एक चाय का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो रूम में आप लोग को बिजली वगैरह खर्चा हो रहा है, आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा है, उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो कॉमन वो रूम में खर्च हो रही है। ठीक है, अब ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूँ कि एक कप चाय बनाने में मुझे कितना बिजली यूज हो रहा है। ठीक है, बट मैं एग्जैक्टली ये बता सकता हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर चाय के कप में कितना मिलीलीटर दूध है या कितना ग्राम चीनी है, ये मैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। भले थोड़ा डिफिकल्ट होगा आइडेंटिफाई करना, बट मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से इसको अगर हम यहाँ पे समझे तो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे, जो मैं बता सकता हूँ कि ओके एग्जैक्टली इतना है और इसी प्रोडक्ट में है, इसी चाय के कप में है। बट कॉमन एक्सपेंस हो जाएगा वो बिजली का खर्चा, जो कि उस समय भी ऑन रहता है जब चाय नहीं बन रहा होता है, उस समय भी ऑन रहता है जब चाय बन रहा होता है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि एक चाय के कप में कितना बिजली खर्चा हो रहा है। So this is what we understand by common and identifiable expenses. Fine. Okay. Now understand क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूँ।
I hope you are able to see this question. Goods are transferred from department A to B at a price 40% above cost. If closing stock of department B is 56,000, compute the stock reserve. ठीक है, तो अच्छा ये sorry, not this question, this is the stock question. Just 1 second. हाँ, यहाँ पे ये थर्ड वाला क्वेश्चन ये हम लोग आगे जाके करेंगे. यहाँ पे बहुत तरीके का परसेंटेजेस दिया हुआ है, ठीक है, A to C, C to A, कमीशन है. तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं इसको हम अलग अलग करके अगर नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट एक्सपेंसेस है और कौन सा कॉमन एक्सपेंसेस है, देन वी विल नॉट बी एबल टू मेक दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, एंड ये एक्सपेंसेस का हम आगे जाके और भी देखेंगे. ये तो सिंपल सम है, आगे जाके और डिफिकल्ट सम्स में हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉमन है एंड कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो एग्जैक्ट इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस है. ठीक है, ओके. तो अब फिर से वापस आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे. यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर मेरा कॉमन एक्सपेंसेस है तो हम उसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखेंगे. तो अगर मान लीजिए मेरा रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स और इंश्योरेंस है तो वो हम फ्लोर एरिया के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि जितना मेरा फ्लोर एरिया होगा उसके बेसिस पे हम ये एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे. ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं नेक्स्ट डे और डिटेल में डिस्कस करूंगा. आज हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पे कि हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट जो है किस तरीके से सिमिलर ही है ब्रांच अकाउंटिंग से, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे और इंटर ब्रांच जब ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट किस तरीके से एडजस्ट हम लोग करेंगे. ठीक है, तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी एट 40% अबव कॉस्ट. ठीक है, मतलब जो कॉस्ट रहा होगा उससे 40% बढ़ा के हम लोग उसको बेच रहे हैं. ठीक है, इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इज 56,000, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुछ गुड्स ट्रांसफर हुए हैं ए टू बी में. ठीक है, और ये गुड्स कितने प्रॉफिट पे ट्रांसफर हुए हैं? 40% पे. तो ये हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग में भी देखा था, वो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते थे कैसे, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर 56 है तो उसमें 40% प्रॉफिट इंक्लूडेड है. तो हम अगर स्टॉक रिजर्व मतलब कि वो प्रॉफिट वाला अमाउंट निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 140%. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल गेट द प्रॉफिट अमाउंट जो कि 16,000 है. मतलब कि हमने कितने का गुड्स बेचा या कितने का गुड्स ट्रांसफर किया, हमने 40,000 का गुड्स ट्रांसफर किया 40% प्रॉफिट पे, तो वो कितने का हो गया? 56,000 का हो गया. एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लीजिए कि आपका जो गुड्स है वो 40,000 का गुड्स था. ठीक है, इस गुड्स पे हमने कितने का प्रॉफिट डाला? 40% का प्रॉफिट डाला. तो 40,000 का 40% कितना होगा? 16,000. तो ये जब हमने 40 पे ऐड किया, 40,000 प्लस 16,000 किया, देन वी गॉट 56,000. तो यही बस हमें निकालना है उल्टा करके. तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे जैसे 56 यहाँ पे 56,000 दिया हुआ है तो हमने क्या किया, यही परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया, 40% को हमने मल्टीप्लाई किया, 40% को हमने मल्टीप्लाई किया. ठीक है, बट यहाँ पे डिवाइड किया हमने 140% से. तो हमें क्या मिल गया? ये जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड था वो हमें मिल गया. तो जैसा भी दिया रहेगा, अगर 40,000 दिया हुआ है तो सिर्फ 40% डाल के हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. अगर यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, मतलब आपको आंसर दे दिया है विच इज 56,000, तो आप क्या करेंगे? 40% मल्टीप्लाई करेंगे
140% डिवाइड करेंगे। ये 140 कैसे आया? 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है। ये हम लोगों ने ब्रांच में भी किया है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में ये चीज यूज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वापस से हम लोग थोड़ा थ्योरी में जाते हैं। थ्योरी में अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट किस तरीके के होते हैं। दो तरीके के डिपार्टमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अ डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, सेकेंड वन इज अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि हम लोगों ने ब्रांच में भी डिस्कस किया था, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। वहां पे एक और था ब्रांच में विच वाज फॉरेन ब्रांच, तो यहाँ पे फॉरेन वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में क्या है कि यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। मतलब कि एक जगह का सामान, एक डिपार्टमेंट का सामान दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है जब वो डिपेंडेंट ब्रांच होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच में ये चीज नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो उसका जो अकाउंटिंग होता है वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से उसको मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा वो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो मोस्टली हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया वो क्यों कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हम वो प्रॉफिट को हटा सके हमारे कैलकुलेशन से, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कैलकुलेटेड दैट पर्टिकुलर परसेंटेज प्रॉफिट हियर 16,000, क्योंकि हमें उसको हटा देना है, उसका अलग से कैलकुलेशन करना है। नाउ लेट्स सी अ बिट मोर ऑफ दिस डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेशन, और देखते हैं कि कैसे हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बाद में जब ये मैं डाल दूंगा वीडियो तब इसको आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। आई होप जितने जन भी हैं अभी तक कुछ डाउट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बोला नहीं है अभी तक। हेलो, ओके, सो आई विल मूव अहेड एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को समझ में आया है। तो क्वेश्चन क्या है, अतुल हैज 3 डिपार्टमेंट्स एंड उसने कुछ चीजें यहां दी है। सबसे पहले परचेज दिया है, ठीक है, यूनिट्स में, मतलब इतने यूनिट्स परचेज करती है, 60,000, 1,20,000 एंड 1,44,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज 60, नहीं नॉट 60 लाख, इट्स 6 करोड़, या 6 करोड़ का टोटल आइटम्स परचेज करती है वैल्यू का। नाउ सेल्स दिया है यूनिट्स में 61,000, डिपार्टमेंट बी में 1,15,200 एंड सी में 1,49,760, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 400, 450 एंड 500 एक एक डिपार्टमेंट में। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना है, 6,000, 9,600 एंड 360। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये रेशियो में निकालेंगे कि परचेज का यूनिट्स कितना है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है ना कि 60,000 का जो यूनिट्स है उसका दाम कितना है। दाम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दाम निकालने के लिए सबसे पहले रेशियो करेंगे, ठीक है। रेशियो कैसे करेंगे, ए बी और सी का जो यूनिट्स है उसको हम देखेंगे, 60,000 है इज टू 120 है, 1,20,000 है, एंड थर्ड इज 1,44,000, ठीक है। तो तीनों ही देखिए, यहाँ पे तीनों में ही 3 जीरो लास्ट के हटा दीजिए, ठीक है। लास्ट के 3 जीरो कॉमन है, लास्ट के 3 जीरो हटा दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो तीनों ही चीजें हैं ये डिवाइड एक कॉमन वैल्यू से हो सकती है। कौन सा कॉमन वैल्यू है,
कॉमन वैल्यू है 12, ठीक है, तो बाई 12 करेंगे हम लोग, तो कितना होता है 60 का 5, ठीक है, उसके बाद 10 और थर्ड वाला 12। तो ये तो इजी था। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 6 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, दिस 6 करोड़, वी विल डिवाइड दैट 6 करोड़ इन दिस रेशियो। कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे 6 करोड़ लिखा हमने, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ए डिपार्टमेंट के लिए 5 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल कितना है 27, तो 5 डिवाइडेड बाय 27, सॉरी 6 करोड़ इंटू 5 डिवाइडेड बाय 27, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा दैट विल बी द अमाउंट विच आई विल राइट एज द वैल्यू ऑफ दिस परचेज। कितना है कैलकुलेट करो, somebody tell me the answer। 1 crore 11 lakh 11,000 1111, इस तरीके का कुछ वैल्यू आएगा, है ना। ठीक है, 7 times 1 है ना। तो इसी तरीके से बी का भी निकालना है, बी का क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखते हैं कि सम कैसे सॉल्व करना है। जस्ट 1 सेकेंड, क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्या निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, ये फॉर्मेट होगा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। ए बी एंड सी का अलग अलग कॉलम बनाएंगे, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, एंड ऊपर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। आगे जाके वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट द ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट मैंने स्कैन किया है क्या, कुछ छूट गया क्या नीचे। Just 1 second. अच्छा कब का बोला है, अच्छा 2019 का बोला है यहाँ पे, 2000 1,11,52। ओके ओके, अच्छा फाइन। So we will first of all see this. So this is how we will get the opening stock, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कैसे हमारा आया, ओपनिंग स्टॉक, दिस इज द कैलकुलेशन स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले मेरा कितना है सेल्स वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। मेरा दिया हुआ है सेल्स वैल्यू कितना है डिपार्टमेंट ए का 61,200, ठीक है। इस सेल्स वैल्यू में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले ये परचेजेस जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60,000 का परचेजेस, ठीक है। यहाँ पे ये 60,000 का जो परचेजेस है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया, ठीक है।
therefore we will get the opening stock as 7200 units. ठीक है, मैं फिर से एक बार इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूं. हमारे पास सेलिंग यूनिट्स में दिया हुआ है कि 61,200 का सामान मैंने बेच दिया. ठीक है, ओके. अब मुझे ये भी दिया हुआ है कि मैंने 60,000 का सामान खरीदा था, और ये भी दिया हुआ है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 रुपए. मतलब कि ये तीनों से मुझे पता चल जाएगा कि शुरुआत में मेरा कितना स्टॉक था. ठीक है, यहां पे एक ट्रिक दे दिया है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम सेलिंग यूनिट से परचेजेस को माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा. ये फॉर्मूला जो है पिछले ब्रांच अकाउंटिंग के वक्त भी मैंने दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे. वो फॉर्मूला उस समय क्लोजिंग स्टॉक के लिए इस्तेमाल हुआ था, अब यहाँ पे वो ओपनिंग स्टॉक के लिए यूज होगा. तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला बस ये है, फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख दे रहा हूं, तो आप लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से भी आप आ सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज is equal to, sorry, minus sales is equal to closing stock. ठीक है, तो यहां पे बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम साइड चेंज कर देंगे इसका, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे सेल्स को और माइनस कर देंगे परचेजेस को, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा. ठीक है, तो अब जैसे ही मुझे ओपनिंग स्टॉक आ गया, मैं क्या करूंगा, 160 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो अब मुझे कौन बता सकता है कि ये 160 कहां से आया. ठीक है, ये 160 जो है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अलग से. ये 160 जो है दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है वो हमें दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट मार्जिन दे दिया गया था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं, ये जो हमारा तीनों डिपार्टमेंट का सेलिंग वाला वैल्यू है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है, इसको हम लेकर कैलकुलेशंस करेंगे कि उस डिपार्टमेंट में कितना सामान आया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ए में कितना आया, 60,000 का. ठीक है, डिपार्टमेंट बी में कितना आया, 1,20,000 का, और डिपार्टमेंट सी में कितना आया, 1,44,000 का. तो हम लोग ये तीनों को मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड आउट द टोटल सेलिंग वैल्यू विच इज 15 करोड़. फाइन, अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट कि हमने ये सामान जो 15 करोड़ में बेचा वो कितने में खरीदा था, जो कि है 6 लाख रुपए, सॉरी 6 करोड़ रुपए परचेज का वैल्यू दिया हुआ है. तो 6 करोड़ में हमने खरीदा था और 15 करोड़ में हमने बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 9 करोड़ का. तो 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा परसेंटेज उसमें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 15 करोड़ इंटू 100 विच इज 60%. तो मुझे पता चल गया कि अच्छा पर यूनिट में मेरा 60% का प्रॉफिट है. तो अब मैं एक यूनिट का भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूं. यहाँ पे कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ए जो है वो अपना सामान को पर यूनिट 400 रुपए में बेचता है, तो ये 400 के अंदर कितना परसेंटेज या कितना रुपए प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा. 60% मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि कितना का प्रॉफिट है, जो कि है 240 रुपीज. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इट. तो ये माइनस करने के बाद जो मुझे बच रहा है दैट इज द
कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट वैल्यू में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ओपनिंग जो स्टॉक का वैल्यू था, जो कि है 7200। अभी हम लोगों ने पीछे ही कैलकुलेट किया। तो अब आ जाते हैं अकाउंट में। $11,52,000 ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का कैसे आया? हमने अभी निकाला कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 7200 है, उसमें मैंने मेरा मल्टीप्लाई किया कॉस्ट वैल्यू, जो कि मेरे सेलिंग प्राइस में जितना कॉस्ट इंक्लूडेड है। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 400, उसमें कॉस्ट कितना है 160 रुपीज ओनली। ठीक है, तो वो 160 रुपीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे 7200 में, देन आई विल गेट द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेजेस का भी वही सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। परचेजेस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? परचेजेस को आई विल मल्टीप्लाई विथ माई कॉस्ट, अभी जो मैंने 160 रुपीज कैलकुलेट किया। तो मेरा परचेजेस कितने वैल्यू का है? 60,000 का मैंने परचेज किया है। ठीक है, 60,000 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 160 रुपीज। तो मेरा कितना आ जाएगा ओपनिंग परचेजेस का total amount, which is 96 lakh rupees. So I will put that also on the debit side. अब क्रेडिट साइड में क्या डालेंगे? क्रेडिट साइड में सेल्स वैल्यू डालेंगे। ठीक है, सेल्स वैल्यू वेरी इजी। मेरा सेल्स वहां पे प्राइस दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, एंड कितना मैंने सामान बेचा है वो भी दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है? 400 है। सामान मैंने कितना बेचा है? 61,200। तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी का, तो अलग अलग मुझे मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिया ही हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट 6000 दिया हुआ है क्लियरली। तो 6000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, तो आई विल गेट माई क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। दोनों साइड्स को अब माइनस करेंगे एंड आई विल गेट माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही तो बस निकालना है बी और सी में भी। ठीक है, थोड़ा नया है तो आप लोगों को एक बार मैं रिवीजन यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, भले ही इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये परचेजेस इतना यूनिट्स में है, तो वो रेशियो निकाल के आप लोग ये सबसे पहले निकाल लीजिएगा कि परचेज अमाउंट ए, बी एंड सी डिपार्टमेंट में अलग अलग कितना है, भले इस क्वेश्चन में उसका यूज नहीं हुआ। सेकेंड चीज आप क्या निकालेंगे? सेकेंड चीज, यू विल मेक दिस पर्टिकुलर टेबल एंड यू विल फाइंड, अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आप निकालेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। कैसे निकालेंगे? आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, एंड उसमें परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे सेल्स से एंड यू विल गेट द परसेंटेज प्रॉफिट। यहां पे 60% है। ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट यू विल कैलकुलेट, अगर गिवन नहीं है, गिवन है तो कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेलिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है तो हमने निकाला सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक विच इज 7200। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे ही मेरा निकल गया, अब मैं ओपनिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मेरे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अब कैसे निकालेंगे? यहां तो मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो ये 400 के अंदर मेरा कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूडेड है और परसेंटेज प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो परसेंटेज प्रॉफिट तो अभी मुझे मिल गया कि 60% है। तो जैसे ही मैं ये 60% डालूंगा मेरे पर्टिकुलर ये सेलिंग प्राइस पे, तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि 240 रुपीज है। तो 240 को मैं 400 से माइनस करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा विच इज 160। तो अब ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर 7200 विथ
द कॉस्ट प्राइस विच इज 160 जो अभी कैलकुलेट किया एंड आई विल गेट माई ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि पूरा जो सम है वो कैसे किस बेसिस पे हो रहा है, वो कॉस्ट प्राइस बेसिस पे हो रहा है। आगे जाके इनवॉइस प्राइस बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे। तो दैट इज बेसिकली इट। डिपार्टमेंट बी एंड सी का आप लोग को मैं खुद से करने के लिए दे रहा हूं, ट्राई करिए। आई विल नॉट गो अहेड, ये क्वेश्चन आप लोग एक आज खुद से सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल। आप लोगों को कुछ डाउट है यहाँ पे? थोड़ा तो नया टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट भी लग सकता है। पहला दिन में पूरा 100% नहीं समझेंगे, जितना भी समझे हैं उसको एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो क्विकली, ये वाला क्वेश्चन, एंड इसको बनाना है आप लोग को आज। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पहला वाला एंड देन ये दूसरा वाला। ठीक है, ये बना के डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी का सबमिट करना है। ठीक है, लिंक वही वाला रहेगा आप लोगों का। मैं नेम वाइज आप लोगों को लिंक बना दूंगा कुछ दिन में, जहां पे कि आप लोग हरदम के लिए अपने नाम का लिंक पे सबमिट करेंगे, बट अभी के लिए वो जो कॉमन लिंक ग्रुप में दिया है वही सबमिट होगा। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। आप लोग लाइव क्लास के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने इस कारण से अब लाइव क्लास ही मैं लूंगा हर दिन 4 बजे। तो हर दिन 4 बजे सबको आ जाना है, मैं हर दिन अब नहीं बोलूंगा। 4 बजे आप लोगों का इस तरीके से लाइव क्लास होगा। फाइन, ओके। एनी डाउट्स? मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, फाइन। इफ डाउट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ये वीडियो मैं अभी तुरंत, हाँ बोलो जल्दी। सर प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर कीजिएगा सर। नंबर 1 ये वाला? यस सर। ओके, कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस जितना दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है परचेजेस से। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट का साथ में टोटल जितना वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उससे माइनस करेंगे हमारा जितने में हमने सामान खरीदा था। हमने कितने में सामान खरीदा था? 6 करोड़ रुपए में। तो हमने जो 6 करोड़ में खरीदा था वो हमने बेचा 15 करोड़ में, या बेचा या बेचने वाले हैं। तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो बीच में जो वैल्यू आया वो मेरा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट जैसे ही आ गया, उसको जैसे ही अब हम डिवाइड करेंगे सेलिंग वैल्यू से, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। जो कि प्रीवियस जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था सिंपल वाला, उसमें यहाँ पे जो ये 40% है वही है जो हमने यहाँ पे अब कैलकुलेट करके निकाला। ये ओके सर, ठीक है, ओके फाइन। ये वीडियो मैं थोड़े देर में ही विद इन हाफ एन आवर अवेलेबल कर दूंगा यूट्यूब में, तो आप लोग फिर से दोबारा 5 बार 10 बार भी देख सकते हैं। अब रेगुलर डिपार्टमेंट का क्लासेस होगा, तो आज अगर नहीं समझे तो कल जरूर समझेंगे थोड़ा ज्यादा, उसके अगले दिन थोड़ा ज्यादा, तो ऐसे धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, बट ये डिफिकल्टीज के साथ ही अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बोल रहा हूँ कि जितना भी हो रहा है करो, थोड़ा बहुत। एक भी सम बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट एक भी बनाओ। फाइन, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया। 2% 5% भी समझ में आया तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा ही समझिए। ओके, आई होप आज जितने जन हैं उससे ज्यादा कल अटेंडेंस होगा। बाकी जन को भी बोलो अटेंड करने के लिए। फाइन, दैट्स इट। So I'll end the class today.